प्रयागराज के फूलपुर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैली में हंगामा हो गया। रैली में आई भीड़ ने अखिलेश और राहुल के करीब पहुंचने की कोशिश की, जिसके बाद अखिलेश और राहुल को अपना भाषण छोड़ना पड़ा। और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह बेकाबू दिखे। सैकड़ों की संख्या में आए कार्यकर्ता हाथों में समाजवादी पार्टी के पोस्टर बैनर लेकर हेलीपैड पर ही घुस गए, जिसकी वजह से अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर काफी देर तक लैंड नहीं कर सका और आसमान में ही चक्कर काटता रहा। कुछ देर के हंगामे के बाद अखिलेश और राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर ने वहां लैंड किया, जिसके बाद राहुल गांधी कार से मंच की ओर बढ़े। लेकिन जब राहुल गांधी मंच की तरफ बढ़े तो उन्हें भारी धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा। कई कार्यकर्ताओं ने तो उनके बेहद करीब जाने की कोशिश की, लेकिन उनकी सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों ने कार्यकर्ताओं को रोक दिया, जिसके बाद कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने सुरक्षा कर्मियों के कपड़े भी खींचे। फूलपुर में भारी हंगामे के बीच किसी तरह राहुल गांधी मंच पर पहुंच सके। इसके बाद अखिलेश यादव भी बहुत मुश्किल से मंच पर आए। दोनों नेताओं ने एक दूसरे से मुलाकात की और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की ठानी। जिस तरीके से लेकिन हालात वहां नहीं सुधरे और भगदड़ की स्थिति देखने को मिली। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर मंच के बेहद करीब पहुंच गए। हालात इतने खराब थे कि राहुल और अखिलेश के समझाने के बावजूद भी कार्यकर्ता नहीं माने और उन्हें बिना भाषण दिए वापस जाना पड़ा। राहुल और अखिलेश के जाते ही कार्यकर्ता और ज्यादा उग्र हो गए और तमाम लोग मंच पर ही चढ़ गए और वहां लगे पोस्टर बैनर फाड़ दिए। इस हंगामे की वजह से कई कार्यकर्ताओं को चोट आई और वो घायल हो गए। फूलपुर की रैली के बाद राहुल और अखिलेश यादव प्रयागराज के मुंगारी पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी पर निशाना साधा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रयागराज में रैली की और अखिलेश राहुल पर तंज कसा। संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम और आप लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। मैंने सुना है 2 लड़कों की जोड़ी यहां से बैरंग लौटी है। मैंने सुना है जिस जोड़ी को 2014, 2017, 2019 में उत्तर प्रदेश की जनता ने खारिज किया था, वह एक बार जोर आजमाइश करने के लिए आई थी, लेकिन फूलपुर ने उनको आसमान दिखा दिया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया। प्रयागराज में रैली करते हुए अमित शाह ने खुलासा किया कि पीओके जल्द ही भारत में शामिल होगा। साथ ही अमित शाह ने इंडिया गठबंधन के उन नेताओं पर भी निशाना साधा जो कभी न कभी किसी न किसी रूप में पाकिस्तान की वकालत करते रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला और मणिशंकर अय्यर कहते हैं एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर को छोड़ दो। राहुल बाबा, आज प्रयागराज की पवित्र धरती पर मैं कहकर जाता हूं, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा और हम इसको लेकर रहेंगे। प्रयागराज में रैली करते हुए अमित शाह ने 2024 के चुनाव के रिजल्ट की भविष्यवाणी भी कर दी और दावा किया कि बीजेपी 4 चरणों में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुकी है। 4 चरण में इंडी अलायंस का सुपड़ा साफ हो गया और मोदी जी पूर्ण बहुमत प्राप्त कर तेज गति से 400 की ओर आगे बढ़ने का काम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी करेगी। दरअसल प्रयागराज में छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है, जिसके लिए दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंक दी है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने भोजपुरी कलाकार और आजमगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव के समर्थन में रैली की और आजमगढ़ की जनता से उन्हें जिताने की अपील की। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और समाजवादी पार्टी के समर्थकों की तुलना गुंडे बदमाशों से कर दी। आप देख
देखना, कहीं आप चले जाइए देश के अंदर, बहन और भाइयों, अगर समाजवादी पार्टी का नेता होगा तो हर व्यक्ति उसको शक की निगाहों से देखता है। अरे सपा का व्यक्ति है तो लोग मान लेते हैं कि ये शरीफ तो नहीं होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि अखिलेश समर्थकों की छवि खराब हो चुकी है और वो जहां जाते हैं लोग उनकी तलाशी लेते हैं। सपा का समर्थक है और कुछ और है तो लोग उसकी तलाशी लेनी शुरू कर देते हैं। पुलिस के कर्मी जैसे मिलते हैं लोग समझने लगते हैं कि कहीं गड़बड़ करने के लिए आया होगा। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में रहे, जहां उन्होंने बच्चों से मुलाकात की और उन्हें चॉकलेट गिफ्ट की। आरक्षण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर पार के मूड में नजर आए। पीएम मोदी ने कांग्रेस से लिखित जवाब मांगा और कहा कि कांग्रेस लिख कर दे कि वो एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को नहीं देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये तल्ख तेवर झारखंड के जमशेदपुर में देखने को मिले। मोदी ने 23 अप्रैल से चुनौती दे रहा है कि वे लिखित में दे कि एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर उसे मुसलमानों को नहीं देंगे। लेकिन आज 25 दिन हो रहे हैं, कांग्रेस और इंडी वाले चुप बैठ करके अपने पाप की तैयारी कर रहे हैं। चूंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अक्सर अपनी रैलियों में अडानी अंबानी का विरोध करते आए हैं, इसलिए उद्योगपतियों का लगातार विरोध करने पर भी पीएम मोदी ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी और चिंता जताई कि अगर उद्योगपतियों ने कांग्रेस शासित राज्यों में उद्योग नहीं लगाए तो वहां के युवाओं का क्या होगा। निवेश के खिलाफ बोला जा रहा है, देश के नौजवानों की जिंदगी तबाह करने की भाषा बोली जा रही है। क्या ये सारे मुख्यमंत्री उससे सहमत है कि विरोध में है? कोई निवेशक उनके यहां नहीं आएगा और फिर दूसरे राज्यों में चले जाएंगे और आप रोते बैठोगे और आपके राज्य के नौजवानों को पलायन करके उन राज्यों में जाना पड़ेगा जहां उद्योग लग रहे हैं। पीएम मोदी ने उद्योगपतियों को देश के विकास के लिए जरूरी बताया और राहुल गांधी की भाषा को नक्सली बता दिया। वहीं जमशेदपुर में हुंकार भरने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में रैली की। यहां उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और देश के लोगों से एक बड़ा वादा किया। पीएम मोदी ने ऐलान किया कि छापेमारी से जितना पैसा जहां कहीं भी पकड़ा जा रहा है वो सारा पैसा वो जनता को लौटा देंगे। जो लूटा हुआ पैसा मोदी पकड़ रहा है ना, ये पैसा उन पीड़ितों का जिनसे उन्होंने लूटा है। मेरी कोशिश है कि वो पैसे उनको वापस मिले और इसके लिए मोदी रास्ता खोज रहा है। पुरुलिया में प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश खाली की घटना का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि ममता सरकार शाहजहां शेख जैसे आरोपी को बचा रही है। टीएमसी ये कहकर राजनीति में आई थी कि मां माटी मानुष की रक्षा करेगी। आज टीएमसी मां माटी मानुष का ही भक्षण कर रही है। छठे चरण में पश्चिम बंगाल समेत तमाम राज्यों की कुल 57 सीटों पर मतदान होगा, जिसके नतीजे 4 जून को आएंगे। लोकसभा चुनाव में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा गूंज रहा है। कोई मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कर रहा है तो कोई उन्हें घुसपैठिया बता रहा है। लेकिन हकीकत यह है मुस्लिमों के पक्ष में बात करने वाली पार्टियां भी उन्हें लेकर बहुत ज्यादा फिक्रमंद नहीं है। आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक साल 2014 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने कुल मिलाकर 191 मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव लगाया था, जबकि साल 2019 में यह आंकड़ा घटकर 118 पहुंच गया। वहीं बात करें मौजूदा लोकसभा चुनाव 2024 की तो सभी पार्टियों ने कुल मिलाकर सिर्फ 78 मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। इनमें सबसे अधिक मुस्लिम उम्मीदवार मायावती की पार्टी बीएसपी ने उतारे हैं। बीएसपी ने 35 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं। दूसरे नंबर पर आती है कांग्रेस, जिसने 19 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। हालांकि पिछली बार उसने 34 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। तीसरे नंबर पर ममता बनर्जी की ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसने 6 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया है। हालांकि उसने भी पिछली बार यानी 2019 में 13 मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। चौथे नंबर पर है समाजवादी पार्टी,
एसपी ने पिछली बार 8 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जबकि इस बार के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। वहीं बात करें देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की, तो उसने 2019 में 3 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया था, जबकि इस बार सिर्फ 1 मुस्लिम उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मामले में आरोपी विभव कुमार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। खबर है कि पुलिस विभव पर आईपीसी की धारा 201 लगा सकती है। ये धारा सबूतों को नष्ट करने से जुड़ी है, क्योंकि पुलिस को शक है कि आरोपी विभव कुमार ने जानबूझकर अपना फोन फॉर्मेट किया ताकि उनके फोन से कोई सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगे। साथ ही विभव ने ऐसे समय में अपने फोन को फॉर्मेट किया जब उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। इतना ही नहीं, आरोप है कि विभव ने अभी तक मोबाइल का पासवर्ड भी नहीं बताया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने बताया कि मामले की जांच के लिए सीएम हाउस से डीवीआर की मांग की गई है, जिसके बदले उन्हें पेनड्राइव दिया गया, लेकिन इस पेनड्राइव में भी कोई डेटा मौजूद नहीं था। ऐसे में पुलिस को शक है कि सीसीटीवी फुटेज के साथ खिलवाड़ किया गया और यही वजह रही कि पुलिस ने स्वाति मालीवाल से बदसलूकी के मामले में और लोगों की भूमिका की जांच शुरू कर दी। इस बीच स्वाति मालीवाल से जुड़े 2 वीडियो भी सामने आए, जिसके बाद पुलिस इस पर भी नजर रख रही कि कहीं ये सब जांच को भटकाने के लिए तो नहीं किया गया। स्वाति मालीवाल से जुड़े 2 वीडियो 17 और 18 मई को सामने आए। पहले वीडियो में स्वाति मालीवाल सीएम हाउस में मौजूद सुरक्षा कर्मियों से बहस करती दिखाई दी, जबकि 18 मई के वीडियो में स्वाति मालीवाल को पुलिसकर्मी बाहर ले जाते नजर आए। वहीं स्वाति मालीवाल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर एक बार फिर अपनी ही पार्टी पर हमला बोलती नजर आई। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि किसी दौर में हम सब निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर निकलते थे, आज 12 साल बाद सड़क पर निकले हैं ऐसे आरोपी को बचाने के लिए जिसने सीसीटीवी फुटेज गायब किए और फोन फॉर्मेट किया। काश इतना जोर मनीष सिसोदिया जी के लिए लगाया होता, वो यहाँ होते तो शायद मेरे साथ इतना बुरा नहीं होता। दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले की जांच तेज कर दी। दिल्ली पुलिस की एक टीम मुख्यमंत्री आवास पहुंची और घटना की फुटेज गायब होने के मामले की जांच शुरू कर दी। साथ ही पुलिस ने सीएम आवास से सीसीटीवी का डीवीआर भी जब्त कर लिया। इसके अलावा पुलिस ने सीएम हाउस में एक लैपटॉप और प्रिंटर भी मंगवाया ताकि जरूरी दस्तावेज इकट्ठा किए जा सके। वहीं खबर है कि पुलिस आरोपी विभव कुमार को सीएम आवास पर क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए ले जा सकती है। इसके अलावा पुलिस विभव से यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो क्राइम सीन वाली जगह पर क्या करने के लिए गए थे, वो भी तब जब एक दिन पहले पुलिस ने स्वाति मालीवाल के साथ सीन को रिक्रिएट किया था। इससे पहले स्वाति मालीवाल से बदसलूकी के आरोप में गिरफ्तार विभव कुमार को 30 हजारी कोर्ट में 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार की 7 दिनों के लिए रिमांड की मांग की थी, जिस पर देर रात तक कोर्ट में सुनवाई चली। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी विभव को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। 5 days remand has been ordered and he will be produced after 5 days. Okay, on 23rd? Yes. He was allowed to meet his lawyer during the investigation and the family member and the medicine, if any, on the medical etc. is required, he will be duly supplied. विभव कुमार की कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस ने उन पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस के मुताबिक विभव कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो सीधे सीधे सवालों के जवाब नहीं दे रहे। पुलिस ने कोर्ट में स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट की भी दलील दी, जिसमें उन पर बेरहमी से मारपीट का जिक्र किया गया है। लोकसभा चुनाव के बीच स्वाति मालीवाल का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जहां इस मामले में दिल्ली पुलिस एक्शन के मोड में है, वहीं इस पर सियासी हमले भी तेज हो गए। बीजेपी ने एक बार फिर सीएम हाउस में महिला से बदसलूकी मामले पर केजरीवाल को घेरा और इस मामले में उनकी चुप्पी पर सवाल उठाया। आप स्वाति मालीवाल पे चुप क्यों हैं? आप कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आज भी आप बोल रहे हैं। एक शब्द उस बहन के बारे में बोलिए जिसके साथ आप 20 साल से लगातार काम कर रहे थे। बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया और इसे बीजेपी का षड्यंत्र करार दिया। स्वाति मालीवाल जी वाला किस्सा एक षड्यंत्र है जो भारतीय जनता पार्टी ने रचा है। फिलहाल इस मामले पर दिल्ली की सियासत गर्म है, जहां आम आदमी पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है, वहीं बीजेपी लगातार केजरीवाल पर हमलावर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी दफ्तर की तरफ मार्च निकाला। लेकिन मार्च रोकने के लिए तैनात सुरक्षा बलों ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
और करीब आधे घंटे तक सड़क पर धरना देने के बाद बिना गिरफ्तारी दिए मार्च खत्म कर दिया। धरना खत्म करने के बाद दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक एक करके आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अरविंद केजरीवाल के काम से डर लगता है। वहीं पुलिस का दावा है कि आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन के लिए कोई परमिशन नहीं ली थी। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने बीजेपी मुख्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी थी और सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच डीडीयू रोड पर आवाजाही बंद रही। बीजेपी मुख्यालय की तरफ मार्च निकालने से पहले अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ ऑपरेशन झाड़ू चला रही है, जिसके तहत आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाला जाएगा। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट को सीज करने की भी योजना है। साथ ही चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी का दफ्तर खाली करवाने की योजना बीजेपी बना रही है। केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि वो इस तरह से आम आदमी पार्टी का विनाश कर देंगे। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि ये आम आदमी पार्टी चंद लोगों की पार्टी नहीं है। ये आम आदमी पार्टी 140 करोड़ लोगों के सपनों की पार्टी है। अरविंद केजरीवाल 1 जून तक अंतरिम जमानत पर हैं और चुनाव के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। 25 तारीख को दिल्ली का चुनाव है, 1 तारीख को पंजाब का चुनाव है। आने वाले 10-15 दिन के अंदर ये कैसी मनगढ़ंत बातें लेके आते हैं ये लोग। ऐसी और बहुत सारी बातें आने वाली हैं। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये किसी भी नीचता तक गिर सकते हैं ये लोग। यूपी के आगरा में आयकर विभाग ने 3 जूता कारोबारियों के ठिकानों पर एक साथ छापा मारा और टैक्स में हेरफेर और आय से अधिक संपत्ति के मामले में डीके शूज, मंशू फुटवियर और हर मिलाप ट्रेडर्स के ठिकानों पर छापेमारी की गई। और इस छापेमारी के दौरान जूता कारोबारियों के ठिकानों से इतना कैश बरामद हुआ कि आयकर विभाग के अफसरों के होश उड़ गए। आयकर विभाग ने बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों को कैश गिनने की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन वे लोग भी कैश गिनते गिनते थक गए। और ये रुपए जो बरामद हुए वो बेड के अंदर से बरामद हुए, जूते के डिब्बे के अंदर से बरामद हुए, बाथरूम से बरामद हुए, तमाम ऐसी जगह से बरामद हुए जिसको देखकर आयकर विभाग के अधिकारी भी खुद हैरत में पड़ गए हैं। इन कारोबारियों के यहाँ से अब तक 60 करोड़ से अधिक कैश बरामद हो चुका है। दावा है कि छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने जमीन और गोल्ड में निवेश से संबंधित कागजात के साथ कई अहम फाइल और दूसरे दस्तावेज भी बरामद कर लिए। भरतपुर के पूर्व राज परिवार की लड़ाई एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वेंद्र सिंह ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी पत्नी और बेटे पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल कर पत्नी दिव्या सिंह और बेटे अनिरुद्ध पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। विश्वेंद्र सिंह की याचिका के मुताबिक उनकी पत्नी और बेटे ने उनके साथ मारपीट की, भरपेट खाना भी नहीं मिलने का आरोप लगाया, जिससे तंग आकर उन्हें घर छोड़ना पड़ा। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें लोगों से मिलने नहीं दिया जाता, जिससे वो खानाबदोश हो गए। साथ ही उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे से 5 लाख रुपए प्रति माह भरण पोषण की मांग की। इसके अलावा मोती महल, कोठी दरबार निवास को खाली कराने की मांग कोर्ट से की। विश्वेंद्र सिंह ने अपनी जान को खतरा बताते हुए आरोप लगाया कि उनकी पत्नी और बेटे ने संपत्ति हड़पने का प्रयास किया और उनके साथ मारपीट की, जिससे उन्हें एक कमरे तक सीमित कर दिया गया। इधर विश्वेंद्र सिंह के आरोपों का जवाब देने के लिए पत्नी दिव्या सिंह और बेटे अनिरुद्ध ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने उल्टे विश्वेंद्र सिंह पर कई आरोप लगाए। पत्नी और बेटे ने विश्वेंद्र सिंह के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि वो हमें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। पत्नी और बेटे के मुताबिक विश्वेंद्र सिंह के पास कोई काम धंधा नहीं है और ये लड़ाई पुश्तैनी जायदाद बचाने की है। बेटे ने कहा कि वो पुश्तैनी जायदाद को बेच रहे थे और मोती महल को भी बेचने वाले थे, जिसके बाद जायदाद की लड़ाई शुरू हुई। इन्होंने पिछले 30 साल में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के साथ क्या क्या छेड़खानी करी है, महाराज सूरजमल जी के जमाने की प्रॉपर्टीज को कैसे बेचा है, कैसे हम लोगों की फ्रॉडुलेंट सिग्नेचर्स उन डॉक्यूमेंट्स पे करे हैं। वहीं पत्नी दिव्या सिंह ने बताया कि पिछले 30 सालों में उनके साथ बहुत कुछ हुआ, जिसे वक्त आने पर बताएंगी। अगर मैं मुंह खोल दूं कि मेरे साथ क्या हुआ है 30 सालों में, तो शायद ऐसा ना हो कि कुछ सुप्रीम कोर्ट तक ही केस पहुंच जाए। भरतपुर के
पूर्व राज परिवार के सदस्यों के बीच पिछले करीब 4 साल से विवाद चल रहा है। विवाद के कारण पूर्व राज परिवार के सदस्य और पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह भी मोती महल के बजाय अन्य निजी आवास पर रह रहे हैं। विश्वेंद्र सिंह के कोर्ट में याचिका दाखिल करने के बाद भरतपुर के शाही परिवार में हलचल पैदा हो गई। अब लोगों को मामले की अगली सुनवाई का इंतजार है। इस बीच विश्वेंद्र सिंह ने बताया कि भरतपुर छोड़ते वक्त कई कीमती चीजें छोड़ी जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में है। उनके मुताबिक 912 लाख के सोने चांदी के जवाहरात और आभूषण, 25 लाख के जेवर पत्नी दिव्या सिंह को दिए थे जो उनके कब्जे में है। हालांकि बेटे अनिरुद्ध का दावा है कि संपत्ति पर उनकी मां का लीगल हक है। प्रॉपर्टी महारानी साहब की है, प्रॉपर्टी पे पट्टा है, प्रॉपर्टी कंप्लीटली लीगल है और उस पे कोई स्टे नहीं है। इस बीच आपको बताते हैं विश्वेंद्र सिंह कौन है। दरअसल विश्वेंद्र सिंह भरतपुर राजघराने के सदस्य हैं। उनका जन्म 23 जून 1962 में हुआ था। उनके पिता महाराजा बृजेंद्र सिंह भरतपुर रियासत के अंतिम शासक थे। विश्वेंद्र सिंह महाराजा सूरजमल के वंशज हैं। विश्वेंद्र सिंह राजस्थान की गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और विश्वेंद्र सिंह को सचिन पायलट खेमे का माना जाता है। आईपीएल का 17वां सीजन अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। इस सीजन के प्लेऑफ के लिए 4 टीमें फाइनल हो गई हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बाद अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 27 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली। वहीं डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स इस हार के साथ प्लेऑफ से बाहर हो गई। इस बार प्लेऑफ में आरसीबी इकलौती ऐसी टीम है जिसने अभी तक आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम नहीं की। इस साल जिन 4 टीमों ने क्वालिफाई किया है वो पिछले साल प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई थी और वहीं पिछले साल की टॉप 4 टीमों में से कोई भी टीम इस बार प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाई। आईपीएल के इतिहास में ये तीसरा मौका है जब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकी। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स साल 2020 और 2022 में प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई थी। हालांकि जब भी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम प्लेऑफ में जगह बनाने से चूकी है तो अगले ही सीजन में वो चैंपियन भी बनी है। गुजरात के पाटन से हैरान कर देने वाली एक खबर सामने आई। वहां एक छोटी सी दुकान पर चाय बेचने वाले एक दुकानदार को आयकर विभाग ने 50 करोड़ रुपए का नोटिस थमा दिया, जिसके बाद उस दुकानदार के होश उड़ गए। बताया गया कि ये दुकानदार चाय बेचकर जैसे तैसे अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन अचानक उसे 50 करोड़ रुपए का आयकर विभाग का नोटिस मिल गया, जिसे देखने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। 50 करोड़ की नोटिस आई जी, इनकम टैक्स नहीं। दुकानदार का आरोप है कि कुछ दिनों पहले उसने पैन कार्ड बनवाने के लिए कुछ लोगों को अपने दस्तावेज दिए थे, जिनका उन लोगों ने गलत इस्तेमाल किया। आयकर का नोटिस मिलने के बाद उसने आरोपियों से इसकी शिकायत भी की, जिसके बाद उन्होंने ठीक करवाने का भरोसा दिया, लेकिन उन्होंने ठीक नहीं करवाया। अब चाय दुकानदार ने इसकी शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार हो रहे लोकसभा चुनाव में भारी मतदान से बौखलाए आतंकियों ने एक बार फिर कायराना हमले को अंजाम दिया। आतंकियों ने बीती रात एक साथ 2 जगहों पर हमले किए, जिसमें शोपियां के हीरपोरा इलाके में आतंकियों ने बीजेपी नेता और पूर्व सरपंच एजाज अहमद शेख को गोली मार दी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। एजाज अहमद के परिवार में उनकी पत्नी और 3 बच्चे हैं, जो उनकी हत्या के बाद से मातम में डूबे नजर आए। इलाके के लोगों ने एजाज अहमद को गरीबों का मसीहा बताया। गरीबों का मसीहा था वो, मतलब जो गरीब होता था उसके पास जाता था, उसकी मदद करता था, तो इसीलिए यहाँ पे लोग जमा हैं और मिस करते हैं एजाज भाई को। एजाज अहमद का पार्थिव शरीर जब अस्पताल से उनके घर लाया गया तो वहां सैकड़ों की तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस हत्या से सदमे में डूबे लोग फूट फूट कर रोते दिखे। इसके बाद उनके जनाजे को ले जाया गया और पूरे रीति रिवाज के साथ दफना दिया गया। इस आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश। आतंकियों ने अनंतनाग के पहलगाम के पास एक टूरिस्ट कैंप पर भी हमला किया, जिसमें जयपुर से वहां घूमने गए पति पत्नी को गोली मार दी गई। इसमें पति तरबेज खान की हालत गंभीर बताई गई।
जबकि पत्नी फराह खान की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। फराह के सीने और कंधे पर चोट लगने की बात सामने आई, जिसके बाद दोनों को फौरन अस्पताल ले जाया गया और सुबह उन्हें श्रीनगर के अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। वहीं इस हमले की खबर जैसे ही जयपुर में उनके परिवार को हुई तो वहां पूरा परिवार मातम में डूब गया। जयपुर के तरबेज और फातिमा अपने 2 बच्चों को लेकर 50 लोगों के एक ग्रुप के साथ वहां घूमने गए थे, जहां वो आतंकी हमले का शिकार हो गए। होटल में खाना खाने के लिए जैसे अंदर जाने लगे और लोग तो अंदर चले गए, वो कुछ दूरी पर रह गए। इस समय वो मोटरसाइकिल पाए और गोली फायरिंग करके भाग गए। इस हमले की खबर मिलते ही आसपास के लोग, रिश्तेदार और हवा महल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य भी इनके घर पहुंचे और परिजनों को घायल दंपति के बेहतरीन इलाज का आश्वासन दिया। और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा साहब स्वयं इसको विषय को देख रहे हैं और बड़ा उचित से उचित जो इलाज होना चाहिए वो इलाज चल रहा है। और यहाँ से परिवारजन जाना चाह रहे हैं, उनकी भी व्यवस्था हम कर रहे हैं उनको मिलने के लिए। वहीं तरबेज के परिवार के 2 लोगों को श्रीनगर भेजने की व्यवस्था भी की जा रही है। 1993 मुंबई बम धमाके के दोषी गैंगस्टर अबू सलेम को अब अपनी जान का डर सता रहा है। बताया गया कि अबू सलेम को खबर मिली थी कि उसकी जेल बदली जाएगी, जिससे उसे अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा। अबू सलेम को 2005 में पुर्तगाल से मुंबई लाया गया था, जिसके बाद 1993 मुंबई बम धमाके में उसे दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 25 साल की सजा सुनाई थी। अबू सलेम को डर है कि अब जब कुछ सालों में उसकी सजा पूरी हो जाएगी तो उससे पहले ही उसे जेल ट्रांसफर के बहाने मारने की साजिश रची जा रही है। इसी पर सलेम ने कोर्ट में अर्जी लगाई कि मुझे दूसरी जेल में भेजकर मारने की साजिश चल रही है। तलोजा जेल में अंडा सेल की मरम्मत होने वाली है, इसी बहाने मुझे दूसरी जेल में भेजा जाने वाला है। मुंबई सेंट्रल, औरंगाबाद, अमरावती या कोल्हापुर जेल में भेजने की बात चल रही है, जहां मुस्तफा डोसा और छोटा राजन गैंग के गुंडे हैं, जिनसे मुझे जान का खतरा है। मुझ पर पहले भी 2 बार जानलेवा हमला हो चुका है। तलोजा जेल मेरे लिए सुरक्षित है, लिहाजा मुझे यहीं रहने दिया जाए। जो बॉम्बलास केस से जुड़े हुए हैं उन सबको अलग अलग जेल में रखा गया है, तो उनको ये डर है कि कहीं उनके ऊपर कोई हमला ना हो जाए, क्योंकि उनके ऊपर पहले भी 2 बार हमले हो चुके हैं। एक बार गोली भी चलाई गई है उन पे जेल में, इसीलिए। बताया गया कि जेल ट्रांसफर की खबर से अबू सलेम बेहद डिप्रेशन में है।